हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में समझ रहे थे, तो इसी में आगे और हम लोग सीखते हैं फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले के सीरीज़ में हम लोग सीख रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होता है और फिर उसको रिजॉल्व करने का क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड है, क्या मॉडर्न मेथड है, इस सब के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो इसी में हम लोग आगे समझेंगे फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट कैन हैव वेरिंग इफेक्ट्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ मैनेज्ड। ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रभाव है वो कैसे वो मैनेज किया जा रहा है, इससे वो बात डिपेंड करता है कि उसका कैसा प्रभाव संगठन के ऊपर पड़ेगा। ठीक, तो बात यह है कि जो इम्पैक्ट है, ठीक है ना, ऑन द गोल, रिलेशनशिप्स एंड परफॉर्मेंस, ये सारे पे जो प्रभाव पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट का, वो इस चीज़ से डिफाइन होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जा रहा है। ठीक है ना। उसको पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, उसको निगेटिव वे में लिया जा रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फंक्शनल और डिसफंक्शनल बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स। तो कॉन्फ्लिक्ट से जो आउटकम्स आ रहा है, इस आउटकम्स के आधार पे कॉन्फ्लिक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और एक को कहते हैं हम लोग डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट किसको कहेंगे? तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, दो तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल और डिसफंक्शनल। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? कंस्ट्रक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे कुछ जो है सो अच्छा गोल ओरिएंटेड आउटकम्स आएगा। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स इज अ टाइप ऑफ disagreement or tension that positively impact the organization by promoting growth, innovation and problem solving। ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सो वो देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग, ग्रोथ को प्रमोट करता है, इनोवेशंस को प्रमोट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पैरामीटर्स है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इश्यू है उसको क्या करता है? तो प्रमोट करता है। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसा कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। कि ये जो चाहे वो डिसएग्रीमेंट हो या टेंशंस हो, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट देता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कैसे? तो प्रमोट करता है किसको? ग्रोथ को, इनोवेशंस को और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को। तो ये है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, फंक्शन फोकस ऑन इशू नॉट ऑन इंडिविजुअल। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या है कि ये फोकस करता है इशू पे, ना कि किसी इंडिविजुअल पे। ठीक है ना। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है सो जब भी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब किसी इशू पे हो रहा है, किसी मतलब इंडिविजुअल के कारण या किसी ग्रुप्स के कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, यानी उसके पर्सनल कोई पैरामीटर्स पे या पर्सनल कोई जो है सो अपना जो है सो उसका डिजायर के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, किसी इशू पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ना कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप्स पे। तो फोकस ऑन इशू नॉट इंडिविजुअल। डिस्कशन सेंटर अराउंड द टास्क और डिसीजन अवॉइडिंग पर्सनल अटैक्स। मतलब इसमें जो डिसीजंस होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा या जो भी मैटर हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, तो वो जो डिस्कशन है वो सेंटर अराउंड टास्क, टास्क के अराउंड वो डिस्कशन होगा या फिर डिसीजंस होगा, ना कि जो है सो किसी जो है सो पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी ग्रुप विशेष पे जो है सो अटैक करने का या उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं होगा। ठीक। दूसरा है इनकरेज क्रिएटिविटी, डिफरेंस इन व्यू पॉइंट इंस्पायर इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। इसमें क्या है कि इनकरेज किया जाता है क्रिएटिविटी को। किसी का मान लीजिए कोई इशू पे कोई विचार है, किसी भी मान लीजिए कोई रूल्स पे कोई नया जो है सो तकनीक आ रहा है उसके ऊपर, तो उसको क्या करना है? इनकरेज करने की बात होगी। डिफरेंस इन व्यू पॉइंट इंस्पायर इनोवेटिव सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस को क्या किया जाएगा? तो एडेप्ट किया जाएगा, उसको जो है सो अप्रिसिएट किया जाएगा और अलग अलग जो फ्रेश पर्सपेक्टिव है उसको कंसीडर किया जाएगा। तीसरा जो पैरामीटर है, प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल डायलॉग, फॉस्टर ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशंस। अगर मान लीजिए ओपन कम्युनिकेशंस होगा
तो हर लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जो है सो इश्यू पे, वो आसानी से रख सकते हैं। और अगर आसानी से रखेंगे तो लोगों के बीच जो है सो ट्रस्ट और कोलैबोरेशंस का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हम लोगों ने समझा। फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, नॉट फोकस ऑन इशू नॉट इंडिविजुअल। दूसरा है इनकरेज क्रिएटिविटी, और तीसरा है प्रमोट्स ओपन कम्युनिकेशंस। तो ये 3 फैक्टर है। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं इनहेंस टीम डायनामिक्स। टीम डायनामिक्स को इसमें जो है सो बढ़ने का मौका मिलता है। टीम्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज दे लर्न टू वर्क थ्रू डिसएग्रीमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली। अब जैसे मान लीजिए कोई इश्यू पे कि एक टीम है 10 लोगों का, तो कोई उस पॉइंट पे एग्री कर रहा है, कोई डिसएग्री कर रहा है, लेकिन फिर फाइनली अगर ये डिसीजन हो गया कि ये प्रोजेक्ट पे हम लोगों को काम करना है, तो चाहे जो लोग डिसएग्री भी किया है उसको भी उसके साथ मिल करके इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो यही कर रहा है कि इससे टीम डायनामिक्स इंक्रीज होता है कि टीम्स बिकम स्ट्रॉन्गर, दे लर्न टू वर्क थ्रू डिसएग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिवली। अगर वो डिसएग्रीमेंट भी है उसका किसी इशू को लेकर के, तो भी उसको अपनी टीम के अंदर जो है सो उसी पॉजिटिव जो है सो अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद है ड्राइव्स परफॉर्मेंस, चैलेंजिंग एजम्पशंस और कंप्लायंसी कैन लीड टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड आउटकम्स। ये क्या होगा कि इससे आपको जो है सो जो चैलेंजिंग काम मिलेगा उससे आपको अपना जो परफॉर्मेंस है उसको निरंतर क्या करते रहना होगा, तो इम्प्रूव करते रहना होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं किसका, तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। डिबेट्स ओवर डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होता है तो उसमें किसी एक पे डिबेट होता है, किसी पॉइंट पे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक गोल तक पहुंचता है। अब डिबेट होगा तो हमेशा डिबेट कोई जो है सो टॉपिक पे ऐसा नहीं होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो, ठीक है ना। डिबेट जब भी होगा तो इसका मतलब वो टॉपिक जो है सो विवादास्पद है, और जब कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है तो ही डिबेट होगा, अदरवाइज डिबेट नहीं होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है तो डिबेट होगा, तो इसका मतलब है कि कोई उस डिबेट में जो है सो उस टॉपिक के पक्ष में भी बोलेगा, कोई विपक्ष में भी बोलेगा। तो जब पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग बोलेंगे तो क्या होगा, उससे एक कंक्रीट जो है सो डिसीजन आएगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ओरिएंटेड होगा। तो यही कह रहा है कि डिबेट्स ऑफर डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फाइंड करने के लिए किसी टॉपिक पे डिबेट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट हेल्प्स इंप्रूव अ प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आएगा, जो भी आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट को हेल्प मिलेगा और उस प्रोजेक्ट को इंप्रूव किया जा सकता है। डिसएग्रीमेंट ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस दैट लीड टू इनोवेट आइडियाज। जो डिसएग्रीमेंट होगा किसी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जिस समय आइडियाज पे बात हो रहा है कि ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि एक इनोवेटिव आइडिया जो है सो यहाँ से निकल करके आने की संभावना है। तो ये एग्जाम्पल है आपको किसका, तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं बेनिफिट्स क्या है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ तक जो आउटकम्स आया वो पहली बात है कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो प्रॉपर्टीज है, जो क्वालिटीज है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद हायर क्वालिटी सॉल्यूशन, हाई क्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा। एक जो है सो मान के चले कोई सॉल्यूशन है, उस पर कोई निगेटिव चीज़ है, तो दूसरा लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि नहीं इसका ये निगेटिव एस्पेक्ट्स है, तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कैसा आएगा, हाई क्वालिटी सॉल्यूशन निकल के आएगा। तीसरा है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉय का इंगेजमेंट और मोटिवेशंस बढ़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हम डिसीजन मेकिंग के जो है सो हिस्सा है, जिससे उसका इंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होगा। इनहेंस एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। लोगों के अंदर ये आएगा कि भाई हमको कैसे भी बदलाव को के अनुसार अडेप्ट कर लेना है, ऐसा नहीं है कि कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये 4 पैरामीटर्स है जो क्या है, बेनिफिट्स है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स किसको कहेंगे, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स negatively impacts individuals, teams and the organization by disrupting relationship, communications and performance। मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक निगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दे रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो जैसे उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं,
उसी तरीके से इसको हम लोग कैसा कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, ये कैसा प्रभाव देता है, वो पॉजिटिवली प्रभाव देता था, और ये कैसा प्रभाव देता है, तो निगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक, किसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो जो टीम है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट देता है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट देता है। बाय डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करता है, कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब करता है, और परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करता है। ठीक, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो सबसे पहला है पर्सनल अटैक्स। उसमें क्या है कि कोई टॉपिक पे अटैक्स होगा। इसमें क्या है कि पर्सनल अटैक्स एंड हॉस्टिलिटी, फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम रिजॉल्विंग इशू टू अटैकिंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ठीक है ना, इंडिविजुअल या ग्रुप्स पे जो अटैक होगा किसी चीज़ों को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो पर्सनल लेवल पे अटैक होगा। कम्युनिकेशंस का ब्रेकडाउन होगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अनविलिंगनेस टू कोलैबोरेट आर कॉमन। ठीक है ना, मतलब कम्युनिकेशंस जो है सो प्रॉपर चैनलाइज्ड कम्युनिकेशंस नहीं हो पाएगा। तीसरा है डिक्रीज्ड मोरल। मोरल का जो है सो डिक्रीज होगा। इसमें क्या बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, स्ट्रेस लीड टू डिससेटिस्फैक्शंस एंड डिसएंगेजमेंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज के बीच आएगा और इंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट आएगा। उसके बाद है रेसिस्टेंस टू चेंज, कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीबेट्स फियर टू चेंज और इनोवेट। मतलब लोग जो है सो बदलाव को या इनोवेशंस को स्वीकार मतलब उसके ऊपर लोगों का कंसर्न ही नहीं रहेगा, कंसंट्रेशंस नहीं रहेगा। फोकस ऑन विलिंग नॉट रिजॉल्विंग। विनिंग का जो है सो अप्रोच रहेगा कि हम कैसे भी हमारी बात माना जाए या फिर हमारा जो है सो जीत हो। ये उसके अंदर विचार नहीं आएगा कि कैसे भी हम लोग क्या करें, तो रिजॉल्व करें जो प्रॉब्लम है उसको। पार्टीज एम टू विन, उसका हमेशा होगा कि हम जीते कॉन्फ्लिक्ट्स को। एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, फाइंडिंग सॉल्यूशंस पे इसका कोई जो है सो फोकस नहीं रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या एग्जाम्पल है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो पहला चीज है पर्सनल डिस्प्यूट्स बिटवीन कोवर्कर्स दैट हिंडर टीम वर्क। ठीक है ना, पर्सनल डिस्प्यूट कोवर्कर्स से बीच में जो पर्सनल डिस्प्यूट है वहीं से जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो शुरू होता है। ब्लेमिंग अदर्स फॉर मिस्टेक्स, कोई गलती के लिए दूसरों के ऊपर अपना जो है सो ब्लेम करना, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग रूट कॉज। अगर कोई मिस्टेक्स हुआ है तो उसका क्या कारण है, उस कारण को, रूट कॉज को फाइंड किए बगैर दूसरे के ऊपर क्या करना, तो ब्लेम करना किसी भी गलती के लिए। पावर स्ट्रगल्स बिटवीन डिपार्टमेंट लीडिंग टू इनएफिशिएंसी, और जो है सो पावर का लड़ाई होना दो डिपार्टमेंट के बीच में कि हम सुपरिटिव है तो हम सुपरिटिव है। तो ये भी एक जो है सो क्या है, एग्जाम्पल है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका क्या जो है सो कॉन्सिक्वेंस है, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, जो है सो एम्प्लॉयज का जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा, मतलब लोग छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे और जो है सो लोग एब्सेंट करेंगे खूब। डिमांड रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है, डैमेज्ड रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डैमेज किया जाएगा और रिलेशनशिप्स को डैमेज किया जाएगा। फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल लॉस, मतलब फाइनेंशियल लॉस भी होगा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशन है मार्केट में, एक रेपो है, उसमें भी गिरावट आएगी। तो ये है इसका प्रभाव। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। थ्रू आउट कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेजेस थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप इवॉल्व विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। किसी भी संगठन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सो किस तरीके से डेवलप होता है या फिर और इवॉल्व होता है किसी भी संगठन में या ग्रुप में। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेटेज कैन हैव इंडिविजुअल्स एंड लीडर्स मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अगर मान लीजिए ये हमको पता चल जाए कि कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, रूट कॉज क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, कैसे वो पनप रहा है, तो वो अगर पता चल जाएगा तो जो मैनेजर होगा वो इजिली क्या कर सकता है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। इंश्योरिंग पॉजिटिव आउटकम्स व्हेन पॉसिबल एंड मिटिगेट पोटेंशियल हार्म। उससे जो पॉजिटिव आउटकम्स है, अगर मान लीजिए कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है
और उसको लग रहा है कि इससे पॉजिटिव कुछ आउटकम्स मिल सकता है उसको, तो वो पॉजिटिव आउटकम्स लेने की कोशिश करेगा और उससे जो हार्म होने वाला है उस हार्म से बचने की कोशिश करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रूट कॉज है किसी कॉन्फ्लिक्ट का उसको निकाल करके लाया जाए। अब इसके लिए हम लोग समझते हैं स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। पहला है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल अपोजिशन। दिस इज द स्टेज वेयर पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ड्यू टू अंडरलाइंग फैक्टर्स। कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स के कारण यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब क्या क्या कॉज है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन इशू के कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। मगर अगर आपको चैनलाइज्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा एम्प्लॉयज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हिरार्की के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स का संभावना होता है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट इशू, मिसकम्युनिकेशंस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए कि कोई भी आप ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगा तो आप जो सुपरवाइजर को बोलेंगे, फिर वो सुपरवाइजर अगर जो वर्कर है उसको अगर बोलेगा, तो वहाँ जो है सो जो चीज़ क्लियर नहीं होगा तो वहाँ वो अपना नियम लगाएगा, और अपना नियम लगाएगा तो हो सकता है कि पॉजिटिव नियम लगाए या निगेटिव नियम लगाए। तो ये क्या होगा, क्या कहेगा कि हाँ हमको जो है सो ऊपर से ही आदेश है या यही ऑर्डर है। तो उससे क्या होगा कि मिसकन्फ्यूजन होगा मतलब कम्युनिकेशंस का बैरियर है एक तरीके का वो। इसीलिए कोई भी ऑर्डर पास होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्लियर पास होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो निश्चित रूप से क्लियर मेंशन करके देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का इशू मतलब मिसकम्युनिकेशन से क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक रूट कॉज है। दूसरा है रिसोर्स सिक्योरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड एक्सेस टू फंड्स, टाइम और मटेरियल, ठीक है ना। इससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि टाइम या मटेरियल या फंड्स का लिमिटेड एक्सेस है, तो उससे आप जिसके हाथ में मान लीजिए कि टाइमिंग का पावर है कि कब कौन आएगा कौन जाएगा, किसी के हाथ में अगर मान लीजिए फंड का है या कोई रिसोर्स का एक्सेस है, तो उससे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। ठीक, तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा जो है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, हिरार्कीज ऑन रोल बेस्ड डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि अगर हिरार्की में रोल के आधार पे जो चैनलाइज्ड है लोग, जो काम कर रहे हैं लोग, तो उसमें भी अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस के कारण भी लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। कुछ पर्सनल फैक्टर्स है, डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटीज, वैल्यू और गोल्स। ये हर लोगों का अपना पर्सनैलिटी है, अपना गोल है, अपना वैल्यूज है, तो उस कारण से भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। की पॉइंट क्या है इसमें, नो कॉन्फ्लिक्ट हैज इमर्ज येट बट द कंडीशंस आर राइप फॉर डिसएग्रीमेंट। अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट इसमें से नहीं हो रहा तो कोई डिसएग्रीमेंट किसी पॉइंट पे है, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब क्या है, प्री रिसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। एट दिस स्टेज वन और मोर पार्टीज बिकम अवेयर ऑफ द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लीजिए कि इस स्टेज में क्या कर रहा है कि एक या एक से अधिक पार्टीज अवेयर है किसके बारे में, पोटेंशियल क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ अपोजिंग इंटरेस्ट और गोल। मान लीजिए दूसरे का पता चल गया कि हाँ इसका क्या इंटरेस्ट है या गोल है, उसके विरुद्ध में काम करना, ठीक है ना। उसके बाद है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेंशंस का मिस इंटरप्रिटेशंस करना। तो इसमें क्या है कि आप इंटेंशनली जो है सो कि हाँ भाई सामने वाला का जो गोल है, जो उसका विचार है, उस विचार से अपोजिट हम रहेंगे। ठीक, की पॉइंट्स क्या है इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड कॉग्निटिवली बट इमोशंस में नॉट एट बी इन्वॉल्व। इसको जो है सो हम लोग इफेक्टिव वे में रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशंस है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इन दिस स्टेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिगिंस टू इन्वॉल्व इमोशंस सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशंस और टेंशंस। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस में कोई टीम लीड है, उसको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट है या किसी टेंशन में, तो उस कारण से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल रिस्पॉन्स कैन एस्केलेट द इशू। मतलब उसका इमोशनल कोई जो है सो इफेक्ट है जिस कारण से कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। क्या की पॉइंट, दिस इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स पर्सनल एंड मे स्टार्ट अफेक्टिंग रिलेशनशिप। ये पर्सनली ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा और जो कि रिलेशनशिप्स पे हार्मफुल इफेक्ट जो है सो लेकर के आएगा।
इसके बाद है मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिकम्स विजिबल एंड ओवर्ट विथ एक्शंस और बिहेवियर एम टू एड्रेसिंग और रिएक्टिंग टू द डिसएग्रीमेंट। मतलब कैसे आप जो है सो एड्रेस कर रहे हैं किसी डिसएग्रीमेंट को, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कोई मानना नहीं है पॉइंट को, मत मानिए आप, लेकिन आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। इसके बाद इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओपन कम्युनिकेशंस, डिबेट्स और आर्गूमेंट्स, एक्शंस सच एज लॉबिंग, सेबोटेजिंग और कॉन्फोर्नेशंस। इससे भी जो है सो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि आप किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज आर एम्प्लॉयड। किसी भी तरीके का पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिस स्ट्रेटेजी डिटरमाइंस वेदर द कॉन्फ्लिक्ट्स विल लीड टू फंक्शनल और डिसफंक्शनल आउटकम्स बेस्ड ऑन हाउ इट इज मैनेज्ड। अब इसमें जब इसका आउटकम्स आएगा तो हमको पता चलेगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फंक्शनल कैटेगरी का है कि डिसफंक्शनल कैटेगरी का है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसका आउटकम्स क्या आता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी पॉइंट पे आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बातों को, ठीक। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट्स आउटकम। द फाइनल स्टेज इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस विच कैन बी आइदर पॉजिटिव, फंक्शनल और निगेटिव, डिसफंक्शनल। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स का जो आउटकम्स है वो फंक्शनल भी हो सकता है और डिसफंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल का जो आउटकम्स है वो क्या होगा, फंक्शनल का जो आउटकम्स आएगा वो क्या करेगा, तो इंप्रूव करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग को, ठीक। दूसरी बात की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा रिलेशनशिप्स और अंडरस्टैंडिंग में, और इनोवेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के ऊपर काम करेगा। फंक्शनल मतलब पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो इसका ये सारा इफेक्ट आएगा। इसके बाद है डिसफंक्शनल, रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, डैमेज रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट, इंक्रीज स्ट्रेस एंड टर्नओवर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी कम होगा, जो मोरल्स है लोगों का वो डाउन होगा, डैमेज होगा रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट, और इंक्रीज होगा स्ट्रेस और टर्नओवर रेट। टर्नओवर रेट का मतलब एम्प्लॉय को छोड़ करके जाने का जो रेट है उसको टर्नओवर रेट कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। की पॉइंट क्या है कि आउटकम्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूज्ड एंड द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। जो आउटकम्स है वो डिपेंड करता है किस तरीके का आउटकम्स है कॉन्फ्लिक्ट का, कि इसको यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी। देखिए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डील में नेगोशिएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई आप जाते हैं 50 रुपये का कोई चीज़ मार्केट में खरीदने के लिए, तो जो शॉपकीपर है वो कहता है 50 रुपया है, आप कहते हैं कितने रुपए का देना है भाई, 30 रुपये का दे दो, वो 50 रुपये। फिर आप जो है सो कहते हैं कि नहीं 35 का दे दो, वो है कि नहीं 45 का। फिर जाके एक 40 रुपीज़ में डील तय होता है और आप उस सामान को लेकर के आ जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बार्गेनिंग करना, ठीक है ना, नेगोशिएट करना। तो नेगोशिएशंस का बिजनेस में बहुत ही अहम रोल है। तो नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स डिस्कशन बिटवीन पार्टीज। नेगोशिएशन क्या है, दो पार्टी, जैसे मान लीजिए शॉपकीपर है, आप है, मान लीजिए कोई नाम है इसका राम, तो ये राम और शॉपकीपर के बीच का डिस्कशन है। तो मतलब राम एक पार्टी है, एक पार्टी शॉपकीपर है। तो ये क्या है, नेगोशिएशन का मतलब एक तरीके का डिस्कशन किसके बीच में, पार्टीज के बीच में, टू रीच एन एग्रीमेंट दैट सेटिस्फाई म्यूचुअल इंटरेस्ट। एक जगह पे पहुंचना, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचे, ये पॉइंट क्या है, तो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको भी लग रहा है कि नहीं हम 40 में बेच सकते हैं, उसको भी लग रहा है कि 40 में हम खरीद सकते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट तक पहुंचना, एग्रीड दैट सेटिस्फाई म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है ना। इफेक्टिव नेगोशिएशन रिलाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग एप्रोप्रिएट बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी। जो एक एप्रोप्रिएट जो नेगोशिएशंस है, अगर मान लीजिए अप्रोप्रिएट बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी को आप अपनाएंगे तो एक एक्चुअल जो है सो नेगोशिएशन तक आप पहुंच सकते हैं। दीज स्ट्रेटेजी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इस तरीके से दो पार्ट में जो है सो इसको डिफाइन किया गया है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, ठीक, दो मेथड है। और फिर हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग किसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कहते हैं हम लोग विन लूज। विन लूज मतलब एक पार्टी, जैसे राम है, तो राम मान लीजिए ये राम विन करेगा, तो जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक। तो विन लूज जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो बार्गेनिंग है वो कैसा होता है,
दिस स्ट्रेटेजी फोकस ऑन डिवाइडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ्टन कॉल्ड अ जीरो सम नेगोशिएशन, वन पार्टी गेन एंड अदर लूज। एक पार्टी जो है सो जीतेगा और एक पार्टी हारेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए कि कोई सामान है जिसकी कीमत 50 रुपीज़ है और वो जो है सो बार्गेनिंग करके वो 40 रुपीज़ तक पहुंचता है। तो इसमें क्या है कि विन मतलब राम विन। तो राम अगर कह दिया कि सामान हम खरीदेंगे, जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे 35 रुपीज़ का, तो वो 35 में ही खरीद रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ये लूज कर गया, ठीक, और ये क्या कर गया, विन कर गया। तो इसमें क्या है कि एक पार्टी विन करेगा और दूसरा पार्टी लूज करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का की फीचर्स क्या क्या है, तो एज्यूम द रिसोर्सेज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब वो कहेगा ठीक है तय में ही हमको चाहिए, तो जो उसका फीचर्स है वो कितना भी एक्सप्लेन करे, लेकिन जो राम है वो 35 रुपया से ज़्यादा उस प्रोडक्ट का जो रेट है 35 रुपीज़ का, 35 रुपीज़ मैं पे करूँगा, तो 35 से ज़्यादा पे करेगा ही नहीं। तो अगर पे नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। जो रिसोर्स खरीद रहा है उसके बारे में, उसको क्वालिटी के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, मतलब बताएगा ही नहीं। दूसरा जो है सो अप्रोच क्या है, एडवर्सलर अप्रोच फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग पर्सनल गेन। हर आदमी चाहेगा इसमें कि हमारा पर्सनल गेन कितना ज़्यादा हो, ठीक है ना, वो सोचेगा कि हाँ कितना कम से कम में हम खरीद लें। शॉर्ट टर्म फोकस टिपिकली यूज फॉर वन टाइम ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार ठीक है तुम ले लो, अगले दिन से आएगा उसको सामान देगा नहीं। तो ये क्या है, एक बार ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। कुछ कॉमन टेक्निक है, एंकरिंग, सेटिंग द इनिशियल ऑफर टू एस्टेब्लिश ए फेवरेबल रेफरेंस पॉइंट। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई प्रोडक्ट है 50 का, वो पहले बोल दिया कि मैं 10% आपको डिबेट दूंगा, तो 10% डिबेट देगा, तो मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट दे देगा इसको 45 रुपीज़ का। तो ये क्या है कि आप एक इनिशियल ही क्या सेट करके रख लें, इनिशियल ऑफर सेट करके रख लें कि स्टेबल कर सके आप फेवरेबल एक रिस्पॉन्स पॉइंट, ठीक। तो फेवरेबल रिस्पॉन्स, इसका कॉमन टेक्निक क्या है इस मेथड का, कि एक आप फेवरेबल रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप पहले इनिशियली ऑफर जो है सो दे करके रखें। कैंसलिंग इंफॉर्मेशन, कीपिंग क्रिटिकल डिटेल्स हिडन टू गेन एन एडवांटेज। जो क्रिटिकल डिटेल्स है उसको हिडन रखता है जिससे हम एडवांटेज ले सके। हार्ड बार्गेनिंग यूजिंग फिल्म टेंसेस एंड अल्टीमेटम्स, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अल्टीमेटम्स है, आपको एक डिफाइन कर दिया 45 तक हमको सेल करना है, तो वो अल्टीमेटम है, उससे कम में वो देगा ही नहीं, तो अल्टीमेटम पे इसमें काम होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ इसका एग्जांपल, जैसे बाइंग ए कार और नेगोशिएटिंग अ सैलरी, ठीक है ना। अब एक कार खरीदने आप जा रहे हैं मान लीजिए, तो कार खरीदने जा रहे हैं तो कार्स का एक दाम है, उससे कम नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। तो कार खरीदना, या फिर एक आप सैलरी का नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना बजट तय करके रखा है कि हमको इस पोस्ट के लिए हायर करेंगे, हम इतना रुपया तक दे पाएंगे। तो एक आप इस परिस्थिति में अगर नेगोशिएट कर रहे हैं तो वही विन लूज वाला मामला है। उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, कोई बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें कोई प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट हमको इतना में आप जो है सो हमको बाई करना है, तो कितना भी आप नेगोशिएट करेंगे उसका जो फिक्स प्राइस है उतने पे ही देगा। तो प्राइस नेगोशिएशन इन कम्पिटिटिव मार्केट, या फिर सैलरी, या फिर कार आप खरीद रहे हैं, इस तरीके का चीज़। तो ये विन लूज वाला मेथड है। दूसरा है इंट्रीगेटिव बार्गेनिंग, इसको कहते हैं हम लोग विन विन अप्रोच। विन विन अप्रोच कि ठीक है, वो पहला जो मैं आपको बताया था एग्जाम्पल, उस तरीके का अप्रोच कि 50 का सामान है, आपका 45 में देने के लिए जो शॉपकीपर है वो 45 में, आप 30 से स्टार्ट किए और 40 रुपीज़ तक डील जो है सो फाइनल होता है, और 40 रुपीज़ में आप सामान लाते हैं, आप भी खुश हैं और वो भी खुश है। तो उसको हम लोग कहते हैं विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीतेंगे, मतलब राम भी जीतेगा और जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर भी जीतेगा। This strategy aim to expand the available resources by finding creative solution that benefits all parties, fostering collaboration and mutual gains, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल गेन पे बात होता है, उसके बाद जो है सो कोलैबोरेशंस के ऊपर बात होता है, उसके बाद फिर क्या है कि जो बेनिफिट्स है या जो रिसोर्स का जो वैल्यू है, बेनिफिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें क्या है की फीचर्स, expand the pie, focus on creating values rather than just dividing it, मतलब वैल्यूज पे बात होगा,
ऐसा नहीं कि उसको बस आप डिवीजन करके उसको बस सेल कर देना, ऐसा कुछ नहीं। कोलैबोरेटिव अप्रोच इनकरेज ओपन कम्युनिकेशंस एंड ट्रस्ट, मतलब जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, एक ओपन कम्युनिकेशंस होगा और एक ट्रस्ट का बिल्डअप होगा, ठीक। तीसरा है लॉन्ग टर्म फोकस बिल्ड्स लास्टिंग रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए ज़्यादा समय तक आप नेगोशिएट करें तो लॉन्ग टर्म जो है सो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, ठीक। इसके बाद है कॉमन टेक्निक्स। इसका जो कॉमन टेक्निक्स है वो क्या है, एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। जैसे आप इस तरीके का नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये समझे कि सभी पार्टी को आखिर एक्चुअली में ज़रूरत क्या है और उसका जो ज़रूरत है उसको एक्टिवली आप लिसन करें। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिव सॉल्यूशन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जो सॉल्यूशन है, वो क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिस प्रॉब्लम के लिए आपको जो है सो जो प्रोडक्ट है वो कोई परचेस कर रहा है या कोई सर्विस ले रहा है। उसके बाद ट्रेड ऑफ्स, ऑफरिंग कंसेशंस ऑन लेस इंपॉर्टेंट इशू टू गेन ऑन क्रिटिकल वंस। आप जो है सो ऑफर करना कि कोई जो है सो आप स्पेशल जो है सो कोई चीज़ आप ऑफर करें कंसेशंस, जिससे गेन के इशू को जो है सो कम महत्व दे करके आप कोई ऑफर कर दे कि ठीक है हम कम ही जो है सो कमाएंगे, ये इस पे ऑफर। तो ये मामला है कॉमन टेक्निक्स किसका, तो एक जो पॉजिटिव बार्गेनिंग करते हैं आप उसका, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर, कोई मिल करके कोई काम करता है, कोई ज्वाइंट वेंचर चला रहा है, कोई 2-3 पार्टी मिल करके कोई बिजनेस चला रहा है, कोई जो है सो पार्टनरशिप है, तो उसमें इस तरीके का नेगोशिएशन हमेशा होता है, ठीक। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन टर्म्स और इन टीम्स और ऑर्गेनाइजेशन, टीम्स या ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशंस इस माध्यम से किया जा सकता है। नेगोशिएशन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, नेगोशिएशंस का क्या प्रोसेस है इसको हम लोग समझते हैं। द नेगोशिएशन प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कहाँ तक पहुंचने के लिए, तो रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज। दो पार्टी के बीच में एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसको फॉलो करके दो पार्टी के बीच में जो डील हो रहा है वो एक्सेप्टेबल डील हो, वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इसका 5 स्टेज है, ठीक है ना, नेगोशिएशन प्रोसेस का 5 स्टेज है, उसको हम लोग समझे। तो पहला जो चीज है वो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज एज इफेक्टिव प्रिपरेशन सेट्स फॉर द नेगोशिएशन। आप किसी चीजों के लिए नेगोशिएशन करने के लिए जाएं तो आपके पास प्रॉपर जो है सो प्लानिंग होना चाहिए कि इफेक्टिवली आप प्रिपेयर करके जाएं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, तभी तो नेगोशिएट कर पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये कलम खरीदना है हमको, तो इस कलम के बारे में हमको पहले पढ़ के जाना होगा कि ये कलम का क्या फीचर है, क्या डायमेंशन है, कितने दिन तक चलेगा, कितना रिफिल है, ये सारा कुछ इस कलम के बारे में। रिफिल होगा नहीं इसमें, मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स जब नॉलेज होगा तो आप जब खरीदने जाएंगे किसी से भी तो आप डील कर पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए है कि आप पहले प्रिपरेशन करें अच्छा और अच्छा प्लानिंग करें। इसके बाद है आपको इसके तहत हम लोग को क्या क्या काम करना चाहिए। पहला डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हम लोग को ऑब्जेक्टिव पता करना चाहिए कि हमको क्या खरीदना है, क्या लेना है, क्या चीज़ पे डील करना है। व्हाट इज योर गोल्स, व्हाट इज योर बेस्ट अल्टरनेटिव, बांटना, ठीक है ना, आपका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। अगर मान लीजिए हम कलम खरीदने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कलम खरीदना हमारा गोल है, अगर ये कलम नहीं खरीदेंगे तो इसके लिए क्या अल्टरनेटिव है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड बोथ योर नीड्स, आप अपनी ज़रूरत को समझे, एंड दी अदर्स पार्टी प्रायोरिटीज, दूसरा जो सामने वाला पार्टी है उसका क्या प्रायोरिटीज है, इसको भी हम लोग को समझना होगा। गैदर इन्फॉर्मेशंस, हम लोग इन्फॉर्मेशंस को गैदर करें। गैदर इन्फॉर्मेशंस कैसे होगा, रिसर्च द कॉन्टेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स एंड एनी रिलेवेंट डेटा, उसके बारे में कुछ भी जो जानकारी आपको मिल रहा है उस जानकारी को हमको क्या करना है, गैदर कर लेना है। सेट ए स्ट्रेटेजी, डिसाइड वेदर टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रीगेटिव बार्गेनिंग। पहले आप सोच लें कि हमको कैसा बार्गेनिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग करना है, इंट्रीगेटिव बार्गेनिंग करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग गए, ये कलम हमने कहा कि भाई ये कलम, उसने कहा 5 रुपये का, मैंने कहा कि 3 रुपया में हमको चाहिए, बस बात खत्म। तो ये कैसा बार्गेनिंग हो गया, तो ये जो बार्गेनिंग है उसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। या फिर हमको कैसा बार्गेनिंग करना है, इंट्रीगेटिव बार्गेनिंग करना है।
आउटकम्स क्या होगा इससे फायदा, ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट, पोटेंशियल ट्रेड ऑफ्स एंड योर फॉल बैक ऑप्शंस। आपका सारा चीज क्लियर रहेगा कि हमको क्या चाहिए, क्या हमारे पास जो है सो वापिस आने का क्या ऑप्शंस है, ये सारा कुछ आपको पता रहेगा। इसके बाद कहते हैं हम लोग डिफाइनिंग ग्राउंड रूल्स। कुछ ग्राउंड रूल्स हम लोग बनाएंगे, जैसे खेलने जाते हैं तो कोई रूल बनाते हैं, वैसे तरीके से हम अगर डील करने जा रहे हैं तो कोई रूल सेट करेंगे। दिस स्टेजेस इन्वॉल्व सेटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द नेगोशिएशन विल प्रोसीड, कैसे हम नेगोशिएशन को शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स, टाइम, लोकेशन एंड कम्युनिकेशंस मेथड्स, जो है सो टाइम तय करें कि कब जाना है, क्या लोकेशंस होगा और क्या कम्युनिकेशंस मेथड होगा, ठीक है ना। आप फोन पे डील करेंगे, सामने से सामने डील करेंगे, कैसे डील करेंगे, किसी मीटिंग में डील करेंगे। डिफाइन दोज हु विल स्पीक एंड रिप्रेजेंट ईच साइड। अब कई बार होता है कि आपके तरफ से कोई बोलता है या फिर आप खुद बोलते हैं, तो ये पहले डिफाइन करना होगा कि आपके तरफ से कौन जो है सो स्पीक करेगा और या फिर रिप्रेजेंट करेगा हर एक तरफ, हर साइड को। Agrees on rules, what topics will be addressed and how disagreements will be handled। कैसे हम लोग disagreements को हैंडल करेंगे और क्या क्या जो है सो एड्रेसेबल है, किस किस चीज़ों को एड्रेस करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इसका आउटकम्स क्या होगा। अ म्यूचुअली एग्रीड प्रोसेस दैट इंश्योर्स क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग नेगोशिएशन। इससे हमको फायदा ये होगा कि हमको एक क्लैरिटी मिलेगा और एक स्ट्रक्चर्ड जो है सो नेगोशिएशंस के लिए जो है सो मेथड जो है उसको उसका पता चलेगा, ठीक। इसके बाद है क्लैरिटी एंड जस्टिफिकेशंस। बोथ पार्टीज प्रेजेंट देयर पोजीशन प्रोवाइडिंग रीजनिंग एंड एविडेंस टू सपोर्ट देयर केसेस। देखिए कभी भी नेगोशिएशन होगा तो दोनों लोग अपनी बातों को रखेगा और उसका जो मुद्दा है उस तक पहुंचने के लिए दोनों लोग अपने अपने विचारों को वहां पर इफेक्टिवली रखेगा। इसमें क्या है की एक्टिविटीज शेयर पर्सपेक्टिव, अपना अपना विचारधारा रखेगा। एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज एंड कॉन्स्टेंट, एड्रेस मिसअंडरस्टैंडिंग, इंश्योर दैट बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यू पॉइंट। ये बहुत अहम है कि दोनों लोग एक दूसरे का व्यू पॉइंट को समझे, जस्टिफाई करें अपने पोजीशंस का। उसके लिए किसी चीज़ों को आपको जस्टिफाई करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कभी भी किसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं तो उसके लिए आप फैक्ट्स का सहारा लेते हैं, डाटा का सहारा लेते हैं या फिर लॉजिक स्ट्रेंथ का सहारा लेते हैं, जो आपके आर्गुमेंट को क्या करता है तो मजबूती के साथ रखता है। इसके बाद क्या है कि आउटकम्स, इसका क्या आउटकम्स आपको मिलेगा। अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच पार्टीज नीड्स, हर पार्टी का जो जरूरत है उसका डीप अंडरस्टैंडिंग्स पता चलेगा। क्रिएटिंग अ फाउंडेशन फॉर फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड तक आने के लिए जो फाउंडेशंस है वो आपको निकल करके आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग समझते हैं बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द हार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, ये नेगोशिएशंस का क्या है, हार्ट है। वेयर पार्टीज एक्सचेंज ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स, यहाँ पे पार्टी जो है सो अपना ऑफर को, अच्छा तुम हमको ये दो, हम तुमको ये दे देंगे, ठीक, या फिर जो है सो काउंटर करेगा ऑफर्स को। इसका की एक्टिविटीज क्या है, यूज टैक्टिक्स, एम्प्लॉय बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी, बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी को आप लगाएं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं या फिर इंटीग्रेटिव। एक्सप्लोर ट्रेड ऑफ, ठीक है ना, आइडेंटिफाई एरिया फॉर कंसेशन और कंप्रोमाइज, आप इस चीज को डिफाइन करें कि कहाँ हम कंसेशन कर सकते हैं, कहाँ हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। फोकस ऑन क्रिएटिव सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशन पे फोकस करें। सीक विन विन आउटकम्स व्हेन पॉसिबल, जब भी संभव हो विन विन अप्रोच रखें, ठीक। इसके बाद है फिर आउटकम्स और टेंटेटिव एग्रीमेंट्स दैट सेटिस्फाइज द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। एक जो है सो टेंटेटिव एग्रीमेंट्स तक आप पहुंचे जहां जो इंटरेस्ट है दोनों पार्टीज का वो निकल करके आए, ठीक। अब फिफ्थ जो है वो है क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशंस। द नेगोशिएशन कंक्लूड्स विथ अ फॉर्मल एग्रीमेंट्स एंड प्लान्स फॉर एग्जीक्यूशन। नेगोशिएशन खत्म किस चीज से होता है, तो नेगोशिएशंस खत्म होता है, कंक्लूड होता है किस चीज से, तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट। किसी भी चीज का जो नेगोशिएशन है वो कहाँ एंड अप होता है, तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट और प्लान्स जिससे कि किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक। की एक्टिविटीज क्या है, कंफर्म एग्रीमेंट डिटेल्स, इंश्योर ऑल टर्म्स आर क्लियर एंड डॉक्यूमेंटेड। जितना भी टर्म्स है वो कन्फर्म हो कि भाई ये सारा टर्म्स जो है सो या जो एग्रीमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। एड्रेस नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलाइंस एंड फॉलो अप एक्शंस, ठीक है ना।
ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रहा है जो नेगोशिएशन। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो कोई प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप किसी एक जो है सो कंपनी को, किसी कंपनी को आप दे रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को देने के बाद ये पहले क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट का क्या टर्म्स है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात कि ये प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, फिर क्या टाइमलाइंस है और फॉलो अप एक्शंस के लिए आपको किसको कॉल करना है, तो ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो रिजॉल्व एनी रिमेनिंग एम्बिटीज, क्लैरिफाई पॉइंट्स दैट कुड लीड टू अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब इस बात का भी, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट होता है तो होता है ना कि हाँ ठीक है, ये प्रोजेक्ट में अगर कुछ होगा तो विवाद के लिए फिर ये न्यायालय का हम सहारा लेंगे। तो इसमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्यूचर में तो फिर उसका क्या उपाय है। ठीक, इसका आउटकम्स क्या होगा, ए फाइनलाइज्ड एग्रीमेंट दैट इज रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। एक फाइनल एग्रीमेंट हम लोग को निकल के आएगा जो कि इम्प्लीमेंटेशंस के लिए रेडी होगा। तो इतना चीज़ों के बारे में हम लोग ने समझा। अब है टिप्स फॉर एग्जीक्यूट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या टिप्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, पहले आप तैयार रहें खुद से कि अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आप पहले से जो है सो वेल प्रिपेयर्ड रहें। इसके लिए क्या है, नो योर गोल्स। कैसे आप प्रिपेयर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, आपका प्रायोरिटीज़ क्या है। गोल तो ठीक है, उसके बाद क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, उसके बाद अल्टरनेटिव। अगर मान लीजिए हमारा गोल है कि ये पेन हमको खरीदना है, तो ये पेन खरीदना है, ये मेरा गोल है। हम इस पेन को खरीदने के लिए किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दे सकते हैं कि पेन कैसा होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ इसके रिगार्डिंग हम इसको प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, एक 4 व्हीलर खरीदने के लिए, तो आप 4 व्हीलर खरीदना आपका एक गोल है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ प्रायोरिटीज़ देंगे, ठीक है ना। प्रायोरिटीज़ मतलब जैसे आपको किस तरीके का जो है सो इंजन पावर का गाड़ी चाहिए, कितने सीटर का चाहिए, तो आप किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं या फिर जो है सो इंजन की क्वालिटी को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं। किसी को तो 1 नंबर पे रखना पड़ेगा, 2 नंबर 3 नंबर पे रखना पड़ेगा। तो ये प्रायोरिटीज़ आप किस हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर मान लीजिए वो प्रायोरिटीज़ के साथ ये डील नहीं होता है, तो उसके लिए फिर क्या आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप जो है सो जब भी कम्युनिकेट करें तो क्लियरली कम्युनिकेट करें और उसमें ध्यान रखें लिसन एक्टिवली, आप सुने पहले एक्टिवली। आर्टिकुलेट योर पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स को क्रमबद्ध तरीके से सजाएं और प्रिसाइजली कि आप जो है सो अपने पॉइंट्स को क्रमबद्ध तरीके से सजा करके और फिर रिप्रेजेंट करें। स्टे फ्लेक्सिबल, बी ओपन टू क्रिएटिव सॉल्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज। आप फ्लेक्सिबल रहें, आप ऐसा नहीं कि हाँ यही चाहिए, ऐसा नहीं, आप फ्लेक्सिबल रहें और तैयार रहें कॉम्प्रोमाइजेस के लिए। मैनेज इमोशंस, कीप डिस्कशंस प्रोफेशनल एंड फोकस्ड। आपको जो डिस्कशन है वो प्रोफेशनल तरीके से करना है और फोकस्ड होकर डिस्कशन करना है। बिल्ड रिलेशनशिप, फॉस्टर ट्रस्ट फॉर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस। आप ऐसे डील करें कि लंबे समय तक आप उससे एसोसिएटेड रह सकें, इस तरीके का कोलैबोरेशंस आपका होना चाहिए। तो ये टिप्स है कि आप कैसे नेगोशिएशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हम लोगों ने समझा। तो बार्गेनिंग के बारे में हम लोगों ने समझा और फिर नेगोशिएशंस के बारे में समझा। तो यहाँ ये जो है सो सेशन खत्म होता है। ओके, थैंक यू।